भारत एक अमीर देश है जहां बहुत सारे गरीब रहते हैं, क्योंकि हमारे नेताओं ने देश के चेहरे पे बड़ी बेशर्मी से कालक पोत दी है। इस देश में ऐसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हुए हैं जिनको 100 एकड़ की जमीन दे दी जाए तो वहां पर क्रिकेट स्टेडियम बना देते हैं। हमारे देश में ऐसे एविएशन मिनिस्टर भी हुए हैं जिनके परिवार को ज्यादा जानकारी रहती है कि कौन सी उड़ान उड़कर कहां पहुंचेगी। इस देश में ऐसे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर भी हुए हैं जिनकी मिनिस्ट्री कहीं और थी और अफेयर कहीं और। आईआईपीएम थिंक टैंक के इस वार्षिक ऑल्टरनेटिव बजट चर्चा में आपका स्वागत है। पिछले एक साल में हिंदुस्तान की जनता ने सबसे ज्यादा चर्चा की है भ्रष्टाचार के बारे में, और क्यों ना की हो। हमारे देश में भ्रष्टाचार का ग्रोथ रेट हर साल 100% से भी ज्यादा है। हमारे देश की अंडरग्राउंड इकोनॉमी का साइज माना जाता है हमारे जीडीपी के 50% के बराबर, और अब यह भी साबित हो चुका है कि 2G स्कैम से भारत को लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। अगर ये सारे पैसे देश के गरीबों में बांट दिए जाते तो हर गरीब के पास होता 40,000 रुपया। तो आज का विषय है भ्रष्टाचार, और ये बहस जिन्होंने छेड़ी है उनको आमंत्रित करूंगा। स्वागत है आईआईपीएम थिंक टैंक के ऑनरेरी डायरेक्टर और द संडे इंडियन के एडिटर इन चीफ प्रोफेसर अरिंदम चौधरी का। प्रोफेसर चौधरी, शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। इस बार आप अपना 11वां ऑल्टरनेटिव बजट पेश कर रहे हैं, और इस देश में कई बड़ी समस्याएं हैं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी। आपने सिर्फ भ्रष्टाचार पर इस बार इतना तवज्जो क्यों दी? आप अगर इस साल देखें तो जनता को जितना भी आक्रोश था गवर्नमेंट के अगेंस्ट, सब भ्रष्टाचार के चारों ओर था। इतने बड़े बड़े मूवमेंट हो गए, लोग रास्ते में सड़कों पे आ गए, और ये हर इंसान को अब छूने लग गया है। हम कहते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी है, हमारे देश में लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, हमारे देश में शिक्षा की प्रॉब्लम है, हमारे देश में हेल्थ का प्रॉब्लम है। इन सब के पीछे भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा कारण है। सिर्फ यूपीए गवर्नमेंट का हम रिकॉर्ड देखें तो करीब 20 लाख करोड़ हमने खर्चा किया है ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। वो पैसा उन तक पहुंचता ही नहीं है। राजीव गांधी ने कहा था जो हम 100 रुपए खर्चा करते हैं किसी भी सोशल स्कीम के ऊपर, सिर्फ 15 रुपए पहुंचती है गरीबों तक। राहुल गांधी ने अब कहा है कि शायद वो 10 रुपए पहुंचती है। हम करीब करीब 17 लाख करोड़ रुपए खा गए हैं। तो अगर ये पैसा सही मायने में खर्चा होता उनके ऊपर तो हमारे जितने बाकी प्रॉब्लम्स हैं, फूड, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब शायद काफी हद तक आज कम हो चुकी होती। तो शायद इसीलिए आपने अपने ऑल्टरनेटिव बजट में लिखा है कि नेहरू, इंदिरा और राजीव भी अपने समय में देश बदलना चाहते थे, लेकिन भ्रष्टाचार के रहते बदल नहीं सके। तो अब प्रणब दा को ऐसी कौन सी नीतियां लानी चाहिए जिससे अगर कल श्री राहुल गांधी अगर वित्त मंत्री बनते हैं या प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो भी कुछ कर सके, देश बदल सके? प्रणब मुखर्जी साहब का जो ये बजट है उसके पीछे एक खास मायने इस बार जरूर होगा, और वो होगा कि अगले इलेक्शंस में कांग्रेस को वापस लाना। और प्रणब जी चाहे कि राहुल गांधी को लोग समर्थन करें तो बजट एक इस तरह से बनाना पड़ेगा कि जो आम जनता के टॉप ऑफ द माइंड प्रॉब्लम है और वो है करप्शन, उसको अच्छी तरह से टैकल करना पड़ेगा प्रणब मुखर्जी को। अगर आपको करप्शन हटाना है तो आपको जुडिशियल रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा। तो जुडिशियल रिफॉर्म्स पे सबसे ज्यादा जो फोकस है अगर इस बजट में रहे तो सही मायने में करप्शन हट पाएगा, क्योंकि लोकपाल को तो हमने जिसे कहते हैं साइलेंट बरियल दे दिया है। एक ऐसा बिल निकाला है जिसमें इतने फ्लॉज हैं कि किसी का बाप भी उसको यूज करके देश में करप्शन नहीं हटा सकता। लेकिन ये बताएं कि आप युवा पीढ़ी को, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं, युवा पीढ़ी को आप बजट के साथ किस तरह से लिंक कर रहे हैं? ये जो करप्शन का जो पूरा नारेबाजी हुआ देश भर में, इसमें युवा पीढ़ी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं को सबसे ज्यादा टच कर रहा है करप्शन, और वो ही चाहते हैं ये करप्शन हट जाए। और इस देश में युवा नेता अब उभर के जो आ रहे हैं, उनमें से जो सबसे बड़ी पार्टी है जो इस देश में अभी पावर में है, उनका जो सिंबल है वो राहुल गांधी है, और उनका जो पूरा प्रोग्राम है वो भी कुछ युवा फोकस्ड है। वो चाहते हैं कि नए नए युवा लीडर देश में उभर के आए
और हम अगर हाल ही के इलेक्शंस देखें यूपी में भी, तो अखिलेश यादव ने, एक युवा नेता ने ही यूपी में पूरा हवा बदल दिया। तो इस देश में अगर हम चेंज चाहते हैं तो हमें युवा लीडर्स चाहिए होंगे, और इसीलिए कांग्रेस के सामने राहुल गांधी को ही प्रोजेक्ट करना जरूरी है। आपने ऑल्टरनेटिव बजट में यह भी लिखा है कि स्विस बैंक से पैसा वापस आए, एक सब्सिडाइज्ड टैक्स देने के बाद, लेकिन उस काले धन का क्या जो यहां पर नेता, राजनेता, उद्योगपति इस्तेमाल करते हैं बेनामी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, या फिर जो पैसा हवाला में आता जाता है। आई कम बैक टू जुडिशियरी कि आप अगर जुडिशियल रिफॉर्म स्ट्रॉन्ग कर दें, आप अगर टैक्स इवेशन को क्रिमिनलाइज कर दें, और जो इंसान टैक्स नहीं दे रहा है उसे अगर डर हो कि कल मेरे को कोर्ट में ले जाके ट्राई किया जाएगा और 3 महीने के अंदर मैं जेल में हो सकता हूं, तो ऐसा नहीं है कि लोग चोरी नहीं करेंगे, लेकिन चोरी बहुत कम करने लगेंगे। हमारे देश में हमें जो जो चेंजेस लाने के लिए रिसोर्सेस चाहिए, उसका एक की रिसोर्स मोबिलाइजेशन का तरीका है कि हम लोगों को कहें कि आपके जो 75 लाख करोड़ आपने छुपा के रखा हुआ है दुनिया भर के बैंक्स में, आप वो वापस लाओ और हम उसे लीगलाइज कर देंगे, और आप उस पे 10% टैक्स दो। ये 30% टैक्स जो है इसीलिए टैक्स इवेशन होता है। और मैं ये कहूंगा कि 10% टैक्स आप 1 साल में मत दो, आप 5 साल में 2-2% करके दो। तो ये जो 75 लाख करोड़ में से कुछ 7.5 लाख करोड़ हमारे देश में वापस आएगा एज टैक्सेस, और उसका जो 1.5 लाख करोड़ हर साल हमें मिलेगा 2% के रूप से, उससे हम देश में काफी अच्छा काम कर सकते हैं। आपकी बातें सुन के एक शेर अर्ज है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। राजनेताओं ने देश को वहां डुबोया जहां पानी कम था। समय बर्बाद नहीं करेंगे, ब्रेक होगा बहुत छोटा सा, आप रिमोट को हाथ से फेंक दीजिए और इंतजार कीजिए हमारे लौटने का, और देखते रहिए प्रोफेसर अरिंदम चौधरी का बजट फॉर राहुल गांधी। इस सेगमेंट में प्रोफेसर अरिंदम चौधरी जवाब देंगे हमारे कुछ युवा छात्रों का। तो चलते हैं हमारे ऑडियंस के पास। गुड इवनिंग सर। अगर हम हमारे जुडिशरी का फंड 1470 करोड़ से कुछ और बढ़ा दें, पर अगर हमारे नस में करप्शन भरा हुआ है तो उसे हम कैसे क्लियर करेंगे? ऐसा है कि हमारे देश में करीबन 1 लाख जजेस और चाहिए। हर आने वाले 5 बजट में कुछ 20,000 जजेस हम हर साल बढ़ाएंगे। तो एक जज के लिए हमें करीब 30 लाख रुपए खर्चा करना पड़ता है, और अगर ये करना है तो करीब 6,000 करोड़ हमें साल में एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा सिर्फ नए जजेस के लिए। इसके अलावा हमें कोर्ट्स मेंटेन करने के लिए हमें कुछ 1400-1500 2,000 करोड़ और चाहिए। तो ये जो 1400 करोड़ है, इसको हमें करीब 6,000 से 7,500 करोड़ तक लेके जाना पड़ेगा हर साल, ताकि हमारे देश में जो कुछ 3.5 करोड़ केसेस कोर्ट्स में पेंडिंग हैं, वो हम अगले 5 साल में बैकलॉग खत्म करके एक ऐसे जगह पे लेके आ सके जहां पे जो आदमी क्राइम करे उसे डर हो कि उसको पनिशमेंट 6 से 9 महीने के अंदर मिलने वाला है। मैंने क्राइम किया, मेरे को पता है कि 20, 25, 30 साल से पहले लोअर कोर्ट सजा नहीं सुनाएगी। लोअर कोर्ट सजा सुनाते अगले दिन मैं हाई कोर्ट में चला जाऊंगा, उधर और 10 साल लग जाएगा। और ये एक पैकेज है 40 साल का। जब तक जुडिशियल सिस्टम बोलेगी आप जेल में जाओ, तब तक मैं मर चुका हूंगा। जो पॉलिटिशियन है उसे पता है हमारे देश में क्राइम फ्रीली कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन ने क्या किया है, जुडिशियल सिस्टम को खराब करके रखा हुआ है ताकि उसे कभी पनिशमेंट ना हो। और ये लैक ऑफ फियर ऑफ पनिशमेंट इज द रीजन। लेकिन सिस्टम ऐसा होना चाहिए, तू करके दिखा। और इसीलिए जुडिशियल सिस्टम, जिसके ऊपर कोई फाइनेंस मिनिस्टर कभी फोकस नहीं देता है, उसके चारों ओर सबसे बड़ा रेवोल्यूशन होना चाहिए इस देश में। 70% पॉपुलेशन जो रूरल एरिया से बिलोंग करती है, जहां से 17% इकोनॉमी आती है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से। आपका जो ये ऑल्टरनेट बजट है, इससे और गवर्नमेंट का जो 16th को बजट आने वाला है, उसमें क्या रिफॉर्मेशन लाना चाहिए वो इंप्रूव हो सके और ज्यादा? हमें 1 लाख करोड़ सीधा बजट में बढ़ा देना चाहिए रूरल इंडिया के लिए। और ये 1 लाख करोड़ बजट में बढ़ा के अगर हम 85,000 करोड़ खा जाए तो कोई फायदा नहीं है। और उसको करने के लिए वी नीड जुडिशियल रिफॉर्म्स, ताकि हम भ्रष्टाचार इस देश से दूर कर सके।
आपने अपने बजट में एक और पॉइंट ऐड किया था, अगर कुछ चीजों में आप सब्सिडी हटा देते हो तो गरीब आदमी पे और दबाव नहीं पड़ेगा। देखिए, मैंने कहा है कि आप फर्टिलाइजर सब्सिडी हटा दीजिए। गांव का जो गरीब है, खाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, वो तो सुइसाइड कर रहा है। जितना सब्सिडी है हमारे देश में, जो रिच फार्मर्स है वो यूज करते हैं। अगर हम ये सब्सिडी हटा दे तो करीब 1 लाख करोड़ रुपए हमारे गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, विच इट कैन यूज टू रियली चेंज द प्लाइट ऑफ द पुअर। डीजल पे हम 50,000 करोड़ सब्सिडी देते हैं। क्यों देते हैं? अमीरों को देते हैं। आपने किस गांव के गरीब को देखा है एलपीजी यूज करते हुए? 20,000 करोड़ सब्सिडी हम उधर देते हैं। क्यों देते हैं? अमीरों को देते हैं। हमारे देश का जो पूरा बजट है, ये बजट का स्ट्रैटेजी ये है कि अमीरों को अमीर बनाओ और गरीबों को और लूटो। लोगों को पता ही नहीं चलता है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, उनको एक एक झटके में 1 लाख 2 लाख करोड़ का हम सब्सिडी देके, टैक्स में इधर उधर चेंजेस करके हम उनको एनरिच कर देते हैं, जबकि उनसे पैसा लेके हमें गरीबों तक पहुंचाना चाहिए उनका जिंदगी चेंज करने के लिए। अगर हम सब्सिडी डीजल से हटा देते हैं तो जो गांव में हमारे किसान लोग हैं वो ट्रैक्टर्स और जो जनरेटर्स चलाते हैं वो कैसे चलाएंगे? जिनके पास ट्रैक्टर्स हैं उनको सब्सिडी का जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हमें टैक्स नेटवर्क बड़ा करके रिच फार्मर्स को और एग्रीकल्चर सेक्टर को हमें टैक्सेबल बनाना पड़ेगा। इट्स अ जोक कि हमारे देश के टैक्स नेटवर्क में सिर्फ 2% लोग हैं। इसी को हम 10% तक अगर ले जाएं तो हमारी टैक्स डिपार्टमेंट करीब 3 लाख करोड़ रुपए और रोजगार कर पा सकती है, और जिससे हम सही जो गरीब है, ये वो है जो 400 रुपए से कम कमाते हैं महीने में, उनको हम बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं, और उसके नीचे 45% लोग हमारे देश के बसते हैं, और वो लोग डीजल नहीं यूज कर रहे हैं। हमारे देश के गवर्नमेंट ने, नेताओं ने, फाइनेंस मिनिस्टर्स ने और प्रधानमंत्रियों ने हमारे देश के लोगों को इस हालत में रखा हुआ है कि 45% लोग 400 रुपए से कम में जीते हैं। वो जीते नहीं है, वो मरते हैं। कोई ऐसा रास्ता है जिससे गरीबों तक पैसा पहुंचाया जा सकता है? क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह पैसा सिर्फ लूटा जा रहा है। ये जो यूआईडी स्कीम है गवर्नमेंट का, थ्रू दिस स्कीम हम एग्जैक्टली यही कर सकते हैं। अगर हमारे पास आपके बैंक का अकाउंट नंबर है, गवर्नमेंट एक बटन के क्लिक में हर एक गरीब के बैंक में सीधा पैसा पहुंचा देगी। मिडिलमैन काट देना चाहिए, तो गरीब मिडिल क्लास कम से कम बनने लगेगा, लोअर मिडिल क्लास बनने लगेगा। सर, जैसे कॉमन मैन को बहुत प्रॉब्लम होती है, लाइक जब वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं या उनका जो बेसिक नेसेसिटीज है, तो उसमें उनको ब्राइब देना पड़ता है। तो बजट में क्या गवर्नमेंट को कुछ ऐसा नया करना चाहिए कि वो कॉमन मैन को ये सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए? हमारी देश क्यों 95th रैंक है इन दी ब्राइबरी इंडेक्स एंड करप्शन इंडेक्स में 125th रैंक क्यों है? ये जो हमने करप्शन का जो पूरा कहानी है, ये लोगों को गलत तरीके से समझाया हुआ है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, और अच्छा नॉलेज नहीं देते हैं। अगर आप किसी नेता से पूछे ये करप्शन कैसे हटाया जाए, तो बोलेगा घर में पहले बोलो अपने बेटे को कि टेलीफोन उठा के ये ना बोले कि पापा घर पे नहीं है, अपने बच्चे को पहले सिखाओ सच बोलना। बेकार की बातें हैं। दीज आर नॉर्मल लाइज, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद करप्शन। करप्शन अगर देश से दूर करना है तो ये सब बकवास बंद करके प्रणब दा इस बार बजट में अनाउंस करें और ढंग से पैसा डालें इसके पीछे। अगले 2 साल में लोग देखेंगे करप्शन हटते हुए। People will have respect for Congress, respect for Rahul Gandhi. There is a great chance 2014 Congress will be back and this man can become the Prime Minister of this country. एक इंडिया के अंदर हम लोगों का 2 इंडिया बसता है। एक तो है रईस इंडिया और नंदीग्राम जैसा कुछ जगह भी होता है जिधर लोग भूखे पेट मरता है। तो फिर सर ये 2 इंडिया को 1 इंडिया कैसे किया जाए? बजट लाके तभी फायदा है जब हम एक स्टेपिंग स्टोन दिखाते हैं कि ये मेरा पहला कदम है और ऐसे 5 कदम या 10 कदम में अगले 5 से 10 साल में मैं भारत और इंडिया को आसपास लेके आऊंगा। हम लोगों ने पैसा चैनलाइज किया है गरीबों के जगह अमीरों के तरफ। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा बिलियनर्स है दुनिया में। और इंटरेस्टिंग बात यह है, और मेरे को दुनिया भर में मेरे दोस्त लोग पूछते हैं, फोर्ब्स का लिस्ट निकला और तुम्हारे देश में सबसे ज्यादा बिलियनर्स निकले, बड़ा अच्छा लग रहा है यार। तो ये बिलियनर्स करते क्या है? तो मैं बोलता हूं यार समझ में नहीं आया क्या पूछा तुमने? बोलता है यार हमारे जो बिलियनर्स हैं उनके तो ब्रांड्स तुम्हें पता होंगे, क्योंकि जो टॉप 100 ब्रांड्स है दुनिया के
उसमें हमारे सारे ब्रांड्स हैं, तुम्हारे तो एक नहीं दिखते। लेकिन जो टॉप बिलियनर्स हैं वहां पे सब तुम्हारे बिलियनर्स बैठे हुए हैं। ये कमाल है यार। हमारे लोग पागलों की तरह रिसर्च करते हैं, नया प्रोडक्ट लाते हैं, उसको मार्केट करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट बनता है, एप्पल बनता है, सैमसंग बनता है, एलजी बनता है। यार तुम्हारे ये बिलियनर्स तो कोई प्रोडक्ट बेचते नहीं है दुनिया भर में, तो ये बिलियनर्स कैसे बने? और आंसर ये है, ये बिलियनर्स बने क्योंकि हमने अपने टैक्स पेयर का पूरा मनी इनके ऊपर चैनलाइज कर दिया है। हमने जो देश का नेचुरल रिसोर्स है वो सब इनके हाथों में डाल दिया है, किकबैक्स ले लेके। ऑयल दे दिया, गैस दे दिया, माइन दे दिया, जमीन दे दिया, टेलीफोन के लाइसेंसेस दे दिए, सब कुछ दे दिया, तो सब बिलियनर्स बन गए हैं। मैं इनको कहता हूं दे आर ब्लड बिलियनर्स। इंसान का खून चूस के ये लोग बिलियनर बने हैं। गवर्नमेंट का, टैक्स पेयर्स का मनी से हमने आइडेंटिफाई किया 20 साल लगा के कहां कहां पे गैस है, नेचुरल रिसोर्सेज है, और फिर गवर्नमेंट ने खाता बंद कर दिया। यार यहाँ पे तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो क्या करें? ये जो जगह है ये सस्ते में दे दो यार, उनको दे दो, उनको दे दो, उनको दे दो। वो लोगों ने ले लिया, अब गवर्नमेंट के लोग उनके पास जाके बैठ गए, बोला कि यहीं पे है, खोद के देख। यहां लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक के बाद प्रोफेसर चौधरी से कुछ और गंभीर सवाल। देखते रहिए प्रोफेसर अरिंदम चौधरी का अ बजट फॉर राहुल गांधी। प्रोफेसर चौधरी, शो खत्म करने से पहले आपसे कुछ फटाफट सवाल। पहला सवाल, हमारे देश में काला धन नेताओं के पास ज्यादा है या उद्योगपतियों के पास ज्यादा है? मेरे ख्याल से दोनों के पास बहुत ज्यादा है। इट्स अ नेक्सस। तो नेताओं और उद्योगपतियों के नेक्सस से ही हमारे देश में काला धन बना है। कौन बेहतर वित्त मंत्री रहे हैं, चिदम्बरम या प्रणब मुखर्जी? प्रणब मुखर्जी। क्यों? क्योंकि उनके लीडरशिप के अंडर नरेगा इंप्लीमेंट हुआ है, उनके लीडरशिप के अंदर यूआईडी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हुआ है, और मेरे ख्याल से ये दो जो प्रोजेक्ट हैं ये बहुत ही फायदेमंद प्रोजेक्ट रहे हैं हमारे देश के फ्यूचर के लिए। कुछ देर पहले आपने बोला कि सिर्फ 2% लोग देश के टैक्स देते हैं, तो ऐसा क्यों है? कि क्या हमारे कानून कठिन है या लोग लालची ज्यादा हैं? हमारे कानून इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि लोग उसको समझ ही नहीं पाते ठीक तरीके से। अगर सिंपल कानून होता और सिंपल टैक्स के रूल्स होते और टैक्स भी सिंपल होता और कम होता, तो ज्यादातर लोग आके टैक्स देते, और हर इंसान खुशी खुशी जीना चाहता है। किसी को शौक नहीं है कि टैक्स चोरी करके एक नींद ना आए और ये हमेशा डर लगा रहे कि टैक्स वाले पीछे आएंगे। तो कानून को अगर हम सही में सरल बनाए तो लोग जरूर टैक्स देंगे। इट्स नॉट अबाउट ग्रीड, इट्स अबाउट कॉम्प्लिकेटेड लॉज। क्या भारत कभी चीन का मुकाबला कर सकता है, उतनी तरक्की कर सकता है? मतलब आप अगर मेरे को सही में पूछे तो जो लोग इंडिया और चीन का नाम एक साथ लेते हैं, मेरे को उनके ऊपर बड़ी हंसी आती है, क्योंकि मैं अपने जिंदगी में तो मैं ये देख नहीं सकता हूं कि चीन का मुकाबला हम कर पाए। हम लोग $5 ट्रिलियन परचेजिंग पावर पैरिटी में नेशनल इनकम पे है, चीन $12.5 ट्रिलियन पे है, लेकिन $12.5 ट्रिलियन जो उनका है इट इज अंडर प्लेड। मेरे हिसाब से वो अमेरिका से आगे जा चुकी है, और चीन ने जो लास्ट 21 साल में तरक्की की है वो हमारे देश में अगर हम करना चाहे हमें 60 साल लगेगा, और अगले 60 साल तक मैं जीऊंगा ये तो मैं देख नहीं रहा हूं। 2004 से यूपीए सरकार अपने बजट पेश करती आ रही है, आपको तब से अब तक उनके बजटों में सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी? नरेगा और यूआईडी स्कीम, मैं बार बार उन्हीं की बातें कर रहा हूं, एंड दीज टू हैव बीन वेरी प्रो पुअर स्कीम्स। अब इनकी इम्प्लीमेंटेशन की देरी है, और इस बार अगर एंटी करप्शन एंड प्रो जुडिशियल रिफॉर्म्स एक अच्छा स्कीम आ जाए तो इन तीनों को मिला के हम देश बदल सकेंगे। चलिए, आपने अच्छी चीज की बात की, ये बताएं कि उनकी सबसे खराब चीज कौन सी लगी पिछले बजट में? इस बार के बजट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ये दिमाग में रखते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि जुडिशियरी पे 0.1% भी नहीं, 0.07% ऑफ द नेशनल इनकम हम एलोकेट करते हैं जुडिशियरी के लिए, जहां पे कम से कम नहीं तो 1% और उससे ज्यादा हमें करना पड़ेगा। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रे एरियाज जहां पे फोकस देना चाहिए, और गवर्नमेंट
हर साल नहीं देते आ रही है। इसमें से आप किनको प्रधानमंत्री चुनेंगे, अन्ना हजारे या राहुल गांधी? देखिए, अन्ना हजारे जी अपने जगह पे सही है, लेकिन अगर हमें प्रधानमंत्री के लिए किसी को चुनना है with a hope that he is going to do good work, it has to be somebody young and somebody dynamic and somebody with a vision for this country. तो मैं अभी फिलहाल राहुल जी के साथ ही जाऊंगा। चलिए आपसे आखिरी सवाल, इस बार का बजट आप किस तरह का चाहेंगे? रॉकस्टार बजट जो हो पॉपुलिस्ट, या डर्टी पिक्चर बजट जो हो बोल्ड और रेडिकल? हमने रॉकस्टार बजट्स बहुत देख लिए, इस बार थोड़ा डर्टी पिक्चर हो जाए। प्रोफेसर चौधरी, शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ युवा छात्र भी जो हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जाहिर है कि भारत क्रिकेट के क्षेत्र में अपना पहला रैंक तो खोता जा रहा है, लेकिन भारत भ्रष्टाचार और घूसखोरी के क्षेत्र में पहले पायदान पे बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इन सब के बीच प्रोफेसर अरिंदम चौधरी ने सीधे राहुल गांधी से गुहार लगाई है। राहुल जी, सुन रहे हैं आप? क्योंकि अगर आप सुनेंगे तो प्रणब दा भी सुनेंगे। इस बार मामला बहुत साफ है, कर्म करो और फल भी ले जाओ, यानी एक अच्छा बजट दो, भ्रष्टाचार हटाओ, आम जनता का फायदा हो और उनका वोट भी ले लो। पर क्या 77 साल के प्रणब दा इस बार डर्टी पिक्चर बजट दे पाएंगे या नहीं, और उससे वो क्या राहुल गांधी को रॉकस्टार बना पाएंगे या नहीं, कल पता चल जाएगा। तब तक जय हिंद।